तो इफ यू रिमेम्बर जो सेकंड चैप्टर था मैथमेटिकल मेथड्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, जिसमें हमको डिटेल्ड वेक्टर्स का स्टडी करना था। वेक्टर्स के चैप्टर में हमने स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, उसके बाद वेक्टर ऑपरेशंस देखे थे। वेक्टर ऑपरेशंस में वी हैव बेसिकली सॉ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर, how to add two vectors when they are in the same direction or opposite direction, right? How to add or subtract two vectors if they are not in the same direction or opposite direction, मतलब triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition। फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर हमने डायरेक्शन भी फाइंड किया। इफ यू रिमेंबर tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, राइट। फिर हमने वेक्टर्स का रिजोल्यूशन किया। दो वेक्टर्स को ऐड करना मतलब दो वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल बनाना, उसका उल्टा जो प्रोसेस था उसको हमने बोला था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब एक गिवन वेक्टर्स के पार्ट्स करना, उसको स्प्लिट करना इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर वो कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए तो बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको स्केलर देता है तो उसको हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसके हमने 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे थे, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड स्पेशल केसेस। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू 90 से हमको समझा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ए बार डॉट बी बार इज 0। यहाँ से हमने आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 ये प्रूव किया। फिर हमने देखा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, तो आई कैप डॉट आई कैप इज आई स्क्वायर, दैट इज 1। तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इट इज ऑल 1, करेक्ट। उसके बाद आफ्टर दिस स्टेप what you have done is we have seen how to represent dot product of two vectors in terms of its components. A bar dot b bar is ax bx plus ay by plus az bz. Lastly हमने देखा what is projection of one vector on another vector. So projection of a bar on b bar is a bar dot b bar upon b. Projection of b bar on a bar is b bar dot a bar upon a. फिर हमने देखा वेक्टर प्रोडक्ट। Vector product of two vectors is a new vector whose magnitude is given by AB sin theta, but direction is perpendicular to the plane containing both the vectors, right? And then इसके हमने प्रॉपर्टीज देखे थे। पहला प्रॉपर्टी था वेक्टर प्रोडक्ट is not commutative. A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar, but A bar cross B bar is equal to minus B bar cross A bar। मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम थे लेकिन डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट है। तो A bar क्रॉस B bar और B bar क्रॉस A bar दे आर अपोजिट वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। फिर हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हमने देखा इसके बाद 3 स्पेशल केसेस, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90। ए बार क्रॉस बी बार इज 0 इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180। तो दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है 0, राइट। बट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट 0। इससे हमने ये देखा कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, राइट। फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स यूज करके जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप, राइट। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप था तो जे कैप क्रॉस आई कैप ये माइनस के कैप आएगा। तो ऐसे हमने 6 कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। देन वी सॉ व्हाट इज सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ए बार क्रॉस ए बार इज 0। यहाँ से हमको मिला आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0, राइट। इसके बाद हमने देखा ए बार क्रॉस बी बार को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। और लास्टली
अगर हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, जिस पैरेललोग्राम के दो वेक्टर्स एडजेसेंट वेक्टर्स ए बार और बी बार हो, उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, राइट। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये था समरी, जितना हमने लगभग पिछले 20-25 लेक्चर में किया वो 10 मिनट से भी कम टाइम में समराइज हो सकता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कैलकुलस। अब कैलकुलस में भी दो पार्ट्स है। कैलकुलस में एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम सबसे पहले कैलकुलस मतलब क्या वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय कैलकुलस। लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से ये एक नंबर लाइन है। लेट अस कंसिडर दिस इज अ हाउस। मान लो ये एक हाउस है, इट इज सम हाउस। घर है, क्लासरूम है, ऑफिस है, जो है वो है, एनीथिंग। अब देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर। इसका कुछ पोजीशन होगा, लेट अस से x1, वी कैन से आल्सो x0, ठीक है। वो x0 में बाद में यूज करूंगा x1। इस पोजीशन पे कुछ टेम्परेचर होगा T1, करेक्ट। जैसे ही इसने पोजीशन चेंज किया, थोड़ा भी पोजीशन चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर पोजीशन चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर पोजीशन चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर ये घर के बाहर आ गया तो अब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है, लेट अस से टेम्परेचर इज आल्सो चेंजिंग, राइट। इसका मतलब यहाँ पे एक फिजिकल पैरामीटर, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कौन? टेम्परेचर, राइट। बट टेम्परेचर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, उल्टा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस क्लासरूम के बाहर जाता हूँ तो मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, उसकी वजह से क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। बट उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक इट एज अ जोक। मैं क्लास के बाहर खड़ा रह गया सुबह 6 से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक। ऑफ कोर्स आई एम नॉट मैड टू डू दैट, सपोज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आज सुबह के 6 से कल सुबह के 6 तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी होगा। मे बी मॉर्निंग में 20 डिग्री भी होगा, बिकॉज वी आर नॉट स्टिल इन विंटर्स। तो 20 डिग्री 18 डिग्री होगा सुबह। दोपहर आते आते 35 भी होगा, करेक्ट। लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, करेक्ट। तो पोजीशन जैसा था वैसा ही रहा। पोजीशन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि पोजीशन ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, उल्टा होता है। आपने पोजीशन चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, यस। लेकिन आपने टेम्परेचर चेंज किया तो पोजीशन चेंज हुआ, नो। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन है ये? डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और पोजीशन कौन है? इंडिपेंडेंट है। पोजीशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टेम्परेचर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन पोजीशन विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन ऑफ, ये f मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, ये नोटेशन है। जब मुझे बताना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी आप जब चलाते हो, राइट, तो इमेजिन गाड़ी आपकी अभी फिलहाल पार्किंग मोड में है। क्लास छूटेगा तो फिर आप बेसिकली, अभी सिचुएशन क्या है टेल यू। ये है लेट अस से पोजीशन एक्सिस, ये है लेट अस से वेलोसिटी एक्सिस। गुड। अभी इस टाइम पे आपकी गाड़ी का वेलोसिटी क्या है? 0। वो कहीं तो पार्क्ड है, राइट, इट इज पार्क समवेयर, करेक्ट। अब
जैसे ही क्लास छूटेगा, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, मतलब मोशन में आया, पोजीशन चेंज हुआ, और जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है आप गाड़ी को एक्सीलरेट भी कर रहे हो। एक्सीलरेट करना मतलब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। तो मे बी द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। हो सकता है मैंने हर एक मीटर में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ाया। फॉर एग्जांपल, जब मैंने 1 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर लिया तो मेरा वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है जब मैंने 2 मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया तो मेरा स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर डिस्टेंस क्रॉस किया तो मेरा स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करता तो मुझे मिलता एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू जब सेम हो तो हमको मिलता है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। करेक्ट, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है। कोई लोग होते हैं धूम मोड में हमेशा, राइट। पहले यहाँ तक तो शांति से गए, फिर देखा कि वी आर एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम क्लास, राइट। अभी टीचर हमको देख नहीं रहा, राइट, करेक्ट, राइट। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यहाँ वहां पे रुकना होता है। तो स्टार्ट किया मोशन, अगेन दे सी कि नाउ वी आर एट अ सेफ डिस्टेंस। अभी हमको टीचर देख नहीं रहा, अभी एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। करेक्ट, राइट, रुक जाते हैं ना। तो एनीवेज, यहाँ पे यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे। इसको कैसे लिखोगे? v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। v इक्वल टू एक्स, ये है v इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ है v इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये ग्राफ फिलहाल मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिजिक्स कम और मैथ्स ज्यादा है वैसे भी यहाँ पे, राइट। तो v मतलब स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे। बट एग्जैक्टली कैसे डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, v x पे डिपेंड तो करता है, v फंक्शन ऑफ x है, राइट। लेकिन कैसे एग्जैक्टली कैसे? v इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 भी हो सकता है, वट एवर इट इज, राइट। तो डेरिवेटिव समझने से पहले, मतलब कैलकुलस समझने से पहले, हाँ, कैलकुलस में 2 पार्ट्स है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। उससे पहले, कैलकुलस समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स में नॉर्मली एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे टेम्परेचर पोजीशन पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, पोजीशन हो गया इंडिपेंडेंट। जैसे टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि दिन के अलग अलग टाइम में टेम्परेचर अलग अलग है, तो टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, टाइम हो गया इंडिपेंडेंट। जैसे स्पीड, स्पीड ये पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, तो स्पीड इज डिपेंडेंट, मतलब वेलोसिटी इज डिपेंडेंट एंड पोजीशन इज इंडिपेंडेंट। या फिर स्पीड ये टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रेन चलना स्टार्ट होता है तो विथ टाइम उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, इसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो इसको आप? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कैन बी, वेलोसिटी 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 velocity can be dependent and time can be independent। तो कैलकुलस समझने से पहले पिक्चर एकदम क्लियर। फिजिक्स में बहुत सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आएंगे। डिपेंडेंट क्वांटिटीज मतलब वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है फॉर इट्स वैल्यू, राइट। अब जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू बढ़ा दी तो v की वैल्यू बढ़ गई। मैंने x की वैल्यू बहुत स्मॉल अमाउंट से बढ़ाई तो v की वैल्यू भी स्मॉल अमाउंट से बढ़ गई। मतलब यहाँ पे v की वैल्यू में कंटिन्यूअस चेंज है। क्या है? कंटिन्यूअस चेंज है। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकता है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, हो सकता है टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, हो सकता है कुछ और है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो इन जनरल हम यहाँ पे लिखते हैं y। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है हम उसको डिनोट करते हैं y से।
वो वेलोसिटी भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो इन जनरल क्या लिखते हैं हम लोग, y। तो इन जनरल क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यू मे हैव डिपेंडेंट क्वांटिटीज एज टेम्परेचर, एज वेलोसिटी, एज एक्सेलरेशन, एज फोर्स। फोर्स भी हो सकता है डिपेंडेंट, राइट, करेक्ट। एग्जाम्पल, फोर्स का एग्जाम्पल, सपोज मेरी जो गाड़ी का टायर है वो थोड़ा पुराना हो गया, मैं एक रोड पे जा रहा हूँ और वो कंक्रीट का रोड था। आपको पता है कंक्रीट के रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। फिर सडनली मैं कॉलोनी से बाहर निकला तो अभी कंक्रीट की जगह पे डामर का रोड है, डामर के रोड पे फ्रिक्शन कम होता है, तो यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो गया एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो डिपेंडेंट कैन बी फोर्स, डिपेंडेंट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंडिपेंडेंट कैन बी पोजीशन, इट कैन बी टाइम। तो इन जनरल हम लिखते हैं y मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो कैलकुलस मतलब किसका स्टडी, कैलकुलस इज अ स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पे जाने से पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस, इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of continuous changes, continuous changes in physical or mathematical quantities, in physical or mathematical quantities. यहाँ तक क्लियर। अब कैलकुलस, कैलकुलस is of two types. पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। हमारा फोकस पहले होगा डिफरेंशियल कैलकुलस पे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब एग्जैक्टली क्या वो देखेंगे। तो नंबर वन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम लोग सिंपल भाषा में डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, करेक्ट, राइट। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है ये समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, कॉन्सेप्ट हाईली मैथमेटिकल है। ये कॉन्सेप्ट का एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थ्योरी पार्ट कोई नहीं पूछेगा, एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो कोई नहीं पूछेगा थ्योरी, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेटिव करना चालू कर दिए और डेरिवेटिव का बहुत ज्यादा यूज है। अगर आपको मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डेरिवेटिव के बिना नहीं होंगे, तो रिमेंबर दिस। अब लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, let us consider a function y equal to f of x, y equal to f of x as shown in figure। तो हमारे पास एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है। कौन डिपेंडेंट है यहाँ पे, y। कौन इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, x। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो y की वैल्यू चेंज होगी। इमेजिन मेरे पास एक फंक्शन है जो ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, मे बी दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, करेक्ट। ऐसा एक फंक्शन है, एग्जैक्ट क्या है हमको नहीं पता, एग्जैक्ट क्या है पता करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आएगा। तो लेट अस से देखो, द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x। लेट अस टेक सम वैल्यू ऑफ x। मैं x का एक इनिशियल वैल्यू लेता हूँ। इस इनिशियल वैल्यू को मैं बोलता हूँ x नॉट। x नॉट मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम पहली वैल्यू को बोलते हैं x1, दूसरे को बोलते हैं x2, तीसरे को बोलते हैं x3। मैथ्स में पहला वैल्यू होता है जीरोथ वैल्यू, तो इसको बोल रहे हैं x नॉट मतलब फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू डिनोटेड बाय जीरो। तो ये क्या है, x0। तो जब x की वैल्यू x0 थी, रिमेंबर y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो जब x की वैल्यू x0 थी तब y की भी तो कुछ वैल्यू रही होगी, सम वैल्यू। इसको मैं बोल दूंगा y एट x0।
तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, इसको डिनोट करते हैं y एट x 0 से। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? ये जो पॉइंट आया ग्राफ पे, तो हमने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ कर लिया। ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स होगा तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट? ऐसा ही कुछ एक कर्व है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए पॉइंट। करेक्ट? अब रिमेंबर, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। मैंने अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट कौन, एक्स, अगर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, तो लेट अस से मैं एक्स की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूं। पहले कितनी थी, एक्स नॉट। आपको याद है मैंने आपको एक बार बताया था, स्मॉल चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। तो जो एक्स की वैल्यू पहले एक्स नॉट थी, अब हो गई एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। कितनी हो गई, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। करेक्ट? और आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, नॉर्मली ऐसा अज्यूम होता है कि आपको समझा है, पर ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन, सपोज सपोज आई राइट डाउन वन हियर, ये वन है। तो आपको क्या समझ में आया, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वन। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 1.2, तो ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1.2। तो फिर ये डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्टली 0.2। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब मैंने यहाँ लिखा है x0, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस है x0 और वहां लिखा है x0 प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये था कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है x0 प्लस डेल्टा एक्स। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा एक्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये समझ में आया तो आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा। क्लियर? गुड। जब x की वैल्यू x0 थी, तो y की वैल्यू थी y एट x0। जब x की वैल्यू x0 प्लस डेल्टा x है, तब y की वैल्यू है y एट x0 प्लस डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर? y एट x0 प्लस डेल्टा x भी लिख सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में नोटेशन अलग है, बट आई विल यूज दिस नोटेशन क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में यही नोटेशन है। ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। करेक्ट? अब सपोज सपोज मैं ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये डिस्टेंस x0, ओरिजिन से यहाँ तक x0 प्लस डेल्टा एक्स, तो ये कितना आ गया। सिमिलरली ये y एट x0 है, इसको मैं y0 बोल सकता हूँ। ये y एट x0 प्लस डेल्टा एक्स है, मैं इसको बोल सकता हूँ y0 प्लस डेल्टा y। करेक्ट? तो फिर ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा y। वेरी गुड। अगर ये है y0 और ये वैल्यू है y0 प्लस डेल्टा y, करेक्ट? तो ये y0 प्लस डेल्टा y, तो इतना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, डेल्टा y। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास डेल्टा y। अगर आपको अभी भी लिंक नहीं हो रहा है तो लिंक कर लो। मैंने वही डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें मैंने एक ह्यूमन दिखाया था। मैंने बताया था कि उसका वो जहाँ पे इनिशियल पोजीशन है टेम्परेचर है T1, फाइनल पोजीशन है टेम्परेचर है T2। तो x1 पे टेम्परेचर है 10 डिग्री, x2 पे टेम्परेचर है 20 डिग्री, x1 की वैल्यू 2 मीटर, इसकी वैल्यू 2.5 मीटर। तो 2 मीटर पे 10, 2.5 मीटर पे 20, राइट? तो 0.5 मीटर में कितना चेंज हो गया, 10 डिग्री पर सेल्सियस, राइट? तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स में कितना वाई चेंज हुआ है, डेल्टा वाई। यहाँ तक क्लियर? गुड। अगर ये डेल्टा वाई है तो डेफिनेटली ये भी डेल्टा वाई है। और अगर मैं ये एंगल को मान लेता हूं थीटा, राइट? तो व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन। तो यहां से मुझे मिला tan थीटा इक्वल टू अपोजिट कौन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट एंगल ट्राइंगल। करेक्ट? राइट? एंड रिमेंबर, यहाँ से यहाँ पे जो ए से बी तक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये जो ब्लू कलर में दिखाया है, मुझे एक बात बताओ, यू शुड टेल मी बिकॉज आई नो दैट यू नो दिस।
एक कर्व, ये कर्व है, रेड कलर का कर्व है। यहाँ पे इस कर्व के अंदर एक लाइन है जो दो पॉइंट्स के बीच में है। इसको, इस लाइन को नाम क्या है? कॉर्ड या फिर सेकेंड, राइट? सेकेंड भी बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। लेट अस से इट इज कॉर्ड, इट इज सेकेंड, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, डजंट मैटर, डज नॉट रियली मैटर, राइट? तो ठीक है, इसको कॉर्ड बोलो, इसको सेकेंड बोलो। सेकेंड बोलोगे ज्यादा बेटर है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड यूज होता है तो ज्यादा बेटर है। देन अब इमेजिन मैं यही ग्राफ लूंगा, आई टेक द सेम ग्राफ, सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं हम इसमें। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करने वाले हैं कि ये जो बी पॉइंट था, फिलहाल मैं सब कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ। आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सिर्फ जितना काम का है उतना ही रखेंगे, बाकी सबको उड़ा देंगे। ओके, गुड, फाइन। लेट अस से ये जो बी पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट, अगर इस बी पॉइंट को मैं ए पॉइंट के पास में लाते गया, रिमेंबर यहाँ पे था x0, यहाँ था x0 प्लस डेल्टा x। बी पॉइंट को ए के पास में लाना मतलब डेल्टा x की वैल्यू को कम करना। तो सपोज वी आर ब्रिंगिंग पॉइंट बी क्लोजर टू पॉइंट ए, मतलब वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा x। उसके साथ साथ ये लाइन में भी चेंज होगा, ये जो लाइन है ये लाइन भी तो चेंज होगा। पहले ये लाइन था ऐसा, अब लाइन चेंज हो गया। फिर मैंने इसको और पास में लाया, ये बी पॉइंट को, इस बी पॉइंट को मैं और क्लोज ला रहा हूँ। किस पॉइंट के क्लोज ला रहा हूँ? ए पॉइंट के। पहले यहाँ था, फिर पास में लाया, फिर और पास में लाता हूँ, फिर और पास में लाता हूँ। ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा कि ए और बी पॉइंट दे आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग, कोइंसाइडिंग, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा ही, ऑलमोस्ट, करेक्ट। तो उस केस में जो डेल्टा एक्स था उसको मैं डेल्टा एक्स को डिनोट करूंगा dx से, क्योंकि डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज और dx मतलब वेरी स्मॉल चेंज। तो पहले डेल्टा एक्स डिस्टेंस था ए और बी में, मतलब स्मॉल डिस्टेंस था। अब dx डिस्टेंस है, मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो वो जो सेकेंड लाइन था वो अब क्या बन गया? जब एक लाइन एक कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको क्या बोलते हो? टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो एज यू आर ब्रिंगिंग बी पॉइंट क्लोज टू ए पॉइंट, देयर विल कम अ स्टेज फॉर विच द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी विल बिकम टेंजेंट टू द कर्व। क्या बन जाएगा वो? टेंजेंट। तो अब ये जो मैंने लिखा है tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वैसे पता होना चाहिए डेल्टा वाई मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैसे पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हो? स्लोप। क्या बोलते हो? स्लोप। तो नया क्या सीखा? स्लोप इज tan थीटा। व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। मतलब एंगल पता लग गया तो स्लोप पता लग गया, लाइन का स्लोप, करेक्ट। ये वही लाइन था जो यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ए और बी पॉइंट को हमने इतना क्लोज लाया कि वो जो सेकंड था वो बन गया टेंजेंट। मैंने इसलिए बोला कि कॉर्ड की जगह पे बेटर इज टू यूज वर्ड सेकेंड, क्योंकि सेकेंड एंड टेंजेंट बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, करेक्ट, राइट। तो यू हैव टू ब्रिंग दिस पॉइंट बी सो क्लोज टू ए कि ये सेकेंड क्या बन जाए। इसके लिए क्या है यहाँ पे? टेंजेंट ऑफ थीटा। टेन थीटा है कि नहीं? राइट। अब डेल्टा वाई, एक्स डेल्टा एक्स को हम क्या लिख रहे हैं? तो डेल्टा वाई को क्या लिखेंगे? डी वाई। वेरी गुड। देयरफॉर यहाँ तक अगर समझा है तो आगे एक चीज समझ में आएगी। देयरफॉर जो tan थीटा पहले डेल्टा वाई था, आप क्या लिखोगे? जो डेल्टा एक्स था क्या लिखोगे? लेकिन ये क्या है? नो, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज, मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। सिर्फ पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो
इसका फिजिकल मतलब भी समझोगे। दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको रीड करते हैं dy बाय dx, dy बाय dx, dy डिवाइडेड बाय, तो dy बाय dx, या इसको रीड करते हैं d dx ऑफ y, d dx ऑफ y, राइट। अब ये सब किया क्यों हमने? तो वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जब मेरा पोजीशन था 0, या जो भी चाहिए वो ले लो, यू कैन से पोजीशन इज 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 0, इनिशियल पोजीशन इज 20 मीटर, आपको जो लेना है वो लो। इनिशियल पोजीशन में मान लेता हूँ 0 है, ओरिजिन है, मैं मेरे घर में हूँ, मैं मेरे घर को मेरा ओरिजिन मानता हूँ, तो माई पोजिशन इज ओरिजिन x1 इक्वल टू 0। आई ट्रैवल 100 मीटर, मैं घर से बाहर निकला, 100 मीटर ट्रैवल किया, तो व्हाट इज x2? 100 मीटर। व्हाट इज x2 माइनस x1? 100 मीटर। 100 माइनस 0 इज 100। सपोज घर के अंदर मैंने एसी चालू करके रखा था, टेम्परेचर था 20 डिग्री, 100 मीटर वहां पे टेम्परेचर है 40 डिग्री, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर ज्यादा है, करेक्ट, राइट। तो व्हाट इज पहले तो बताओ विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे? टेम्परेचर। तो व्हाट इज डेल्टा वाई? दैट इज डेल्टा टी, करेक्ट। डेल्टा वाई इज डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स, करेक्ट। डेल्टा वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज, यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। तो 100 मीटर में टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ? 20 डिग्री, बराबर, करेक्ट। अब डेरिवेटिव का मतलब समझने के लिए, सपोज मैं मेरे घर से जस्ट निकला, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे मैंने पहला पाव बाहर डाला डायरेक्ट 20 से 40 हो गया, नहीं, ये टोटल चेंज है फॉर सम टोटल डिस्टेंस। मुझे पता करना है कि एग्जैक्टली जब मैं 21 मीटर से 22 मीटर तक गया, रिमेंबर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100। मुझे पता करना है कि 21 मीटर से 22 मीटर इतने स्मॉल 1 मीटर डिस्टेंस में टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो पहले का सिचुएशन क्या था? पहले का सिचुएशन ये था, हमारे पास इनिशियल पोजीशन था, हमारे पास फाइनल पोजीशन था, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था, हमारे पास फाइनल टेम्परेचर था। तो जब हमने यहाँ पे सेकेंड ड्रॉ किया तो हमको यहाँ पे दिख रहा है टोटल चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 100 मीटर। लेकिन मुझे फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 1 मीटर में कितना चेंज, राइट। तो मुझे अगर 1 मीटर में टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। सिंपल लैंग्वेज में पर मीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट। टोटल चेंज कितना टेम्परेचर का? 20 डिग्री। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो व्हाट इज dy बाय dx हियर? 20 बाय 100। व्हाट इज 20 बाय 100? 1 बाय 5। व्हाट इज 1 बाय 5? 0.2। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, करेक्ट, राइट। तो डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है, हमारे पास एक वेरिएबल है, फिजिकल क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस है, राइट। पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब पर मीटर चेंज, एक छोटे से चेंज। किसका छोटा सा चेंज? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स है। एक्स कौन है? पोजीशन है। मैंने एक्स में एकदम छोटा सा चेंज किया, तो वाई में कितना चेंज हुआ उसको आप बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक क्लियर? तो अब जितना भी हमने पिछले 15-20 मिनट में सीखा, कलेक्टिवली सम अप, व्हाट इज द समरी हियर? समरी इतना ही है, एक वेरिएबल था जो डिपेंडेंट है, जो किसी और पे डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के लिए, राइट, करेक्ट। हम जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। अगर हम कंटिन्यूअसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा, राइट। फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल
हाउ मच इज द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, और यही होता है स्लोप। तो डेरिवेटिव क्या है, दैट्स इट। बट स्लोप व्हेन द सेकंड बिकम्स tangent, मतलब स्लोप व्हेन द वैल्यूज डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y and x आर वेरी स्मॉल। यहाँ तक क्लियर? इससे ज्यादा आपको डेरिवेटिव का इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकली समझने के लिए था, क्योंकि आगे जाके जब जरूरत पड़ी हमको ग्राफ प्लॉट करने की, तो आपको ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए। मैंने अभी बता दिया, ये था y एक्सिस, ये है x एक्सिस। मैं y की जगह पे टेम्परेचर प्लॉट कर सकता हूँ, मैं y की जगह पे वेलोसिटी प्लॉट कर सकता हूँ, मैं y की जगह पे एक्सीलरेशन प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं x की जगह पे पोजीशन टाइम प्लॉट कर सकता हूँ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने यहाँ लिखा था, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज शोन इन फिगर। अब ये y क्या है मेंशन कर देंगे, हियर y is known as dependent variable. Here y is known as dependent variable, and x is known as independent variable. Is that clear? Therefore y depends on x for its value, thus any change in the value of x, will produce a change in the value of y, will produce a change in the value of y. क्लियर है तक? राइट। फिर हमने क्या किया था, हमने ग्राफ में यहाँ पे 2 पॉइंट लिए थे, एक था a पॉइंट, एक था b पॉइंट। कंसीडर points A and B on the graph such that x coordinate of A, क्या था x coordinate of A, क्या था, x नॉट, and x coordinate of B, what is x coordinate of B, क्या था, x नॉट प्लस डेल्टा x. What is this delta x? Yes, स्मॉल चेंज मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट है, क्योंकि हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया। अगर यही b पॉइंट यहाँ लेता तो फिर क्या बोलता, स्मॉल डिक्रीमेंट, राइट। वेयर डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू in the value of x, right? Let y0 equal to y of x0 be the value of dependent variable, dependent variable कौन है, y. y0 वैल्यू कब है y की, at x0. So let y0 equal to y of x0 be the value of dependent variable at x equal to x0, be the value of dependent variable at x equal to x0. है ना क्लियर? एक भी सेकंड के लिए ध्यान हटा तो गए। वैसे to clarify again, no one will ask you theory, no one will ask you to explain what is the meaning of differential calculus.
मैं भी चाहता तो स्किप कर सकता था क्योंकि नहीं पढ़ाते, बहुत जगह पे देखा है, दे डोंट जस्ट टीच, फॉर्मूला बता देते हैं, ऐसा फंक्शन तो ये डेरिवेटिव, वैसा फंक्शन तो वो डेरिवेटिव। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हो तब तक याद नहीं रहता है। तो अब आपको दिमाग में आते जाते समझ में आएगा, गाड़ी चालू की तो आपको समझ में आएगा कि वेल बिहेव्ड राइडर जो रूल्स फॉलो करता है वो अपनी गाड़ी का स्पीड ऐसा बढ़ाता है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया तो ऐसा हो जाता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कांस्टेंट, राइट, करेक्ट। और जिनको कुछ ज्यादा ही अगाऊ बना है ऐसे करते हैं। फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको फालतू के स्टंट का शौक होता है, वो लोग एकदम हाई स्पीड पे जाते हैं और डिस्क ब्रेक दबा देते हैं, राइट। तो दैट इज द पॉइंट हियर। फिजिक्स को आप ग्राफ से कैसे निकालोगे, इसके लिए सब सीखना है। तो इट इज नॉट बोरिंग, रिमेंबर, इट इज नॉट बोरिंग, इट इज एक्चुअली फिजिक्स। तो हम फिजिक्स बाद में पढ़ते हैं, हम मैथ्स के इक्वेशन से फिजिक्स निकालते हैं, हम ग्राफ से भी फिजिक्स बताते हैं कि ये गाड़ी के साथ ये हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ वो हुआ, राइट, करेक्ट। देन फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? What is the meaning of this? Body is at rest. Exactly, this is your graph between 7:25 a.m. to roughly 8:40 a.m. because your position is not changing between these two time events, right? इसके बाद क्या होगा? I cannot say because I don't know. What is the meaning of this? An object is changing its position equally in equal intervals of time. मतलब constant velocity है ये, हर एक सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ठीक है, कमिंग बैक टू डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमको डेरिवेटिव सीखना है, तो हमने बोला लेट y0 बी द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट x इक्वल टू x0 एंड सिमिलरली let y plus delta y equal to y of y की वैल्यू कब है ये? at x0 plus delta x be the value of dependent variable, be the value of dependent variable कब at x equal to x0 plus delta x. Now that's clear? Is this clear? Right? Then हमने क्या किया था? हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ए और बी में, और हमने क्या फाइंड किया था? tan थीटा। तो मैं इतना डिटेल नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा फ्रॉम फिगर what do you see? From figure we see that tan theta equal to delta y by delta x. ये स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट, करेक्ट। अब हमने क्या किया? अब हमने बी पॉइंट को ए पॉइंट के बहुत पास में लाया। सो as we bring point B close to point A such that A and B coincide, then the line joining A and B क्या होगा? becomes tangent at this point we can write, what you can write is, जो हमने ऑलरेडी लिखा है, क्या लिखा है? we can write tan theta equal to dy by dx which is equal to m, right, which is equal to m, and it is called as slope of y
मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डन। इतना ही एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था, खत्म। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। अब व्हाट वाज आवर इंटेंशन? हमारा इंटेंशन थ्योरी समझना था, लेकिन सिर्फ थ्योरी समझना नहीं है, तो हमारा इंटेंशन कुछ और भी है। हमारा इंटेंशन ये है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया मैंने? फंक्शन y इक्वल टू क्या हो सकता है? y इक्वल टू क्या हो सकता है? x हो सकता है, बराबर। मैंने आपको बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स टेन एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि फंक्शंस तो बहुत सारे टाइप के हैं। तो मैं कुछ टाइप बताता हूँ आपको। तो नंबर वन, you may have very simple functions y equal to x, y equal to x square, y equal to 2x cube plus 3x square। ये सिंपल फंक्शंस का कैटेगरी है। प्लस x प्लस 2, y इक्वल टू, y डिपेंड ऑन x, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। ऐसा भी हो सकता है log x, ऐसा भी हो सकता है x log x। y इक्वल टू sin x भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स भी हो सकता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कैसे करना फिर? अब हर एक फंक्शन के लिए सेम रूल सेम प्रॉपर्टी तो लग नहीं सकता ना। तो अलग अलग फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन में सिर्फ एक ही टर्म था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंगल टर्म। किसी फंक्शन में हमने देखा दो टर्म्स का एडिशन था, 2x क्यूब प्लस 3x। किसी फंक्शन में हमने देखा दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे x साइन x। किसी टर्म में हमने देखा दो फंक्शंस का डिवीजन है, जैसे x अपॉन साइन x। तो हर जगह पे सेम रूल तो चलेगा नहीं, मतलब डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली फंक्शन का फॉर्म क्या है, उसके हिसाब से हमको प्रॉपर्टीज बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब रूल्स भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। तो लेट अस लुक एट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन बोलो, सब एक ही चीज है। लेकिन प्रॉपर्टीज लिखने से पहले लेट f1x, अभी f1x का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो फंक्शन है, एक है y इक्वल टू एक्स, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। दोनों सेम है क्या? नहीं। तो मैं एक को बोलता हूँ f1x, एक को बोलता हूँ f2x। तो लेट f1x एंड f2x बी सम फंक्शंस ऑफ x। सम फंक्शंस क्यों? क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो y x पे डिपेंड करता कैसे है। बी सम फंक्शंस ऑफ x and s be a constant, right? So f1 of x and f2 of x are some functions of x and s is a constant. Then property number one, इतने अच्छे से करना है कि नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़े, दिमाग में फिट हो जाए कि किसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा। वो सिर्फ तब होता है जब आपका 100% अटेंशन होता है, राइट। नॉट इवन 99.999 भी नहीं चलता। तो पहला पहला प्रॉपर्टी। अब मुझे एक चीज बताओ, और थोड़ा सा पुअर जोक्स को सहन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट जिसके बिहेवियर में कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, वो 2 साल पहले मेरे पास आया था, उसको मैंने बोला तो ऐसा मत कर, नहीं सुना। फिर अगले मैंने बोला ऐसा मत कर, फिर नहीं सुना, 2 साल तक वैसा ही रहा। तो व्हाट इज द चेंज इन द बिहेवियर? हाँ, जीरो, बराबर। डेरिवेटिव मतलब क्या? चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बराबर। अब ऐसा है, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ले रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट इज बेसिकली अ क्वांटिटी या फिर अ वैल्यू विच डज नॉट चेंज।
तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? जीरो। जो चेंज नहीं है वो चेंज नहीं है, खत्म, देयर इज नो चेंज। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ 5? जीरो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ पाई? Zero. What is derivative of universal gravitational constant? What is derivative of accident due to gravity? Zero. क्योंकि ये सारे क्या है? Constants है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो होगा वो, जो चीज कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। ये रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन है, जैसे जैसे डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5 तो कांस्टेंट है लेकिन x कांस्टेंट है कि नहीं? x इज वेरिएबल। तो जब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ, मैं बाद में सारे एग्जांपल्स लूंगा, सिर्फ अभी फिलहाल एज अ प्रॉपर्टी याद रखो, बाद में आपको ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हाट इज s? तो अब कांस्टेंट को हम लोग रखते हैं डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ कांस्टेंट हो तो जीरो, लेकिन अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन हो तो कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैंने एक फंक्शन लिखा था जहां लिखा था x² + 3x, तो वहां पे दो फंक्शन का एडिशन था। तो अगर मेरे पास दो फंक्शन का एडिशन आए तो इसको सॉल्व कैसे करना? इसको सॉल्व करने का रूल ये है कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे प्लस हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों फंक्शन का अलग अलग से डेरिवेटिव लेके उसको ऐड करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ f2 ऑफ x। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास x³ प्लस 2x² है तो डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x², करेक्ट। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम लोग, वी नीड सम स्पेस। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मेरे पास दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आ गया, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे क्या, x sin x, x ये एक फंक्शन है, sin x ये दूसरा फंक्शन है, या फिर x² sin x, x² ये एक फंक्शन है और sin x ये दूसरा फंक्शन है। तो जब आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, उसका डेरिवेटिव लेते वक्त रूल क्या है? रूल अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन को कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। जो स्टूडेंट 12th में सीखते हैं, अब 11th में सीख रहे हो तो पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x, f1 ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज। तुम कांस्टेंट हो क्या? तुम कांस्टेंट हो? कांस्टेंट हो मतलब मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान दो तो नहीं दोगे। योर बिहेवियर विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ध्यान दो, ये किसके लिए चल रहा है? ये यहाँ ध्यान चाहिए। कहाँ ध्यान चाहिए? हाँ, तो शो मी फ्रॉम नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट सेक्शन, फ्रॉम नाउ दैट यू आर नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, गुड। देन रूल, कमिंग बैक टू रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, राइट। तो मेरे पास अगर दो फंक्शन है, एक को मैं u बोलता हूँ, एक को v बोलता हूँ। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो आपके जो मैथ्स के बुक्स है उसमें u इंटू v फॉर्म में लिखा होता है वही। सिर्फ पहले फंक्शन को u बोल दिया, दूसरे फंक्शन को v बोल दिया। अब अगर दो फंक्शंस का रेशो है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा, नॉट मच। इसका रूल है
सेकेंड फंक्शन, यहाँ सेकेंड फंक्शन कौन है? डिनोमिनेटर। फर्स्ट फंक्शन कौन है? हाँ, तो इसका रूल ऐसा है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, प्लस नहीं, कौन? माइनस, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट, तो ये रूल याद रखना, जब आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म आए तो उस केस में डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो u अपॉन v फॉर्म आए तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। राइट, तो ये 5 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या था? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तीसरा क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। चौथा क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन, इसको मैं बोलूंगा न्यूमरेटर अपॉन, तो रूल क्या है? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अगर ये आपको अच्छे से याद है तो now we can go ahead and see what are the derivatives of some simple functions। अब ये एज अ रूल ही याद रखना है आपको, जो भी हम डेरिवेटिव्स, फंक्शन के डेरिवेटिव लिख रहे हैं, और जितना मैंने नोट्स में दिया है मैं उससे ज़्यादा ही बताऊंगा, क्योंकि नोट्स में मैंने आपके टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा तो आपका डेरिवेटिव्स का बहुत सारा काम हो गया। एंड रिमेंबर, अगर आपको डेरिवेटिव्स आता है, जिनका मैथ्स है, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका मैथ्स है, अगर आपको डेरिवेटिव पता है अच्छे से तो आपको इंटीग्रेशन पता है। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पता है। अगर आपको ये तीनों चारों चीजें पता है तो बोर्ड एग्जाम का 30% वेटेज पता है, 30% आता है उसमें से बोर्ड एग्जाम में, और इक्विवेलेंट आपके जेई और सीईटी के एग्जाम में भी 30% आता है, मोर और लेस। राइट, तो ये बहुत सिंपल चीज है। तो डेरिवेटिव पता होना मतलब इंटीग्रेशन पता होना, इसलिए डेरिवेटिव छोड़ना मतलब इंटीग्रेशन छोड़ना, बोथ आर कनेक्टेड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। व्हाट डू मीन बाय अपोजिट? फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टेप डाउन लिया फिर एक स्टेप अप लिया, क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वैसे ही है, एक दूसरे के अपोजिट। राइट, तो याद रखना। और एक्चुअली इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसका एग्जैक्ट उल्टा है। तो अच्छे से ध्यान देना। तो वी विल लुक एट डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शंस। हम फिलहाल तो सिंपल फंक्शंस पे रहेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए बुक के बाहर के एक्स्ट्रा बहुत सारे लेता हूँ, तो फिर आप देखोगे कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। आप फिलहाल सिंपल फंक्शंस पे रहो। सबसे पहला रूल आई थिंक x रेज टू n का रूल होगा, है ना? x रेज टू n का, तो वो x रेज टू n का जो रूल है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n, जो पावर में है वो पहले लिखो, फिर into x रेज टू n माइनस 1 करो। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7, व्हाट इज n हियर? रूल क्या है? 7x रेज टू 7 माइनस 1, मतलब 7x रेज टू, राइट, करेक्ट। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक्चुअली ये सही तो है, लेकिन ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ। ऐसा है
जरूरी नहीं है ना हर बार मेरे पास x रेज टू 7 आएगा, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मे बी मेरे पास 2x रेज टू 4 आ गया। फॉर्मूला किसका था? x रेज टू n का। फॉर्मूला 2x रेज टू n का नहीं था, किसका था? x रेज टू n का। फिर अभी कैसे डेरिवेटिव निकालोगे? फंस गए। गए, सिर्फ पता तो इतना ही था हमको, अभी आता ही नहीं, क्या करेंगे फिर? अभी इसके लिए दो रूल्स है, दो तीन मेथड है। पहले तो 2 रेज टू 4 कर दो इंटू एक्स रेज टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स, देखा था क्या हमने? कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, या तो वो रूल है, या फिर एक काम करो, ये जो 2x है ना, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं f ऑफ x। तो मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है? x रेज टू n का नहीं, मुझे डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ x रेज टू n का, राइट? तो अगर f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका रूल है n इंटू एफ ऑफ x रेज टू n माइनस 1। यहां तक तो सेम है। देखो f ऑफ x क्या था? x, n क्या है? n, रूल क्या है? n f ऑफ x मतलब x रेज टू n माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, यहाँ तक तो सेम है। फिर अलग क्या हुआ? अलग है, अलग ये है कि आगे जाके आप वापस से f ऑफ x के डेरिवेटिव से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इस रूल में क्या करना पड़ता है हमको, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। फिर पहला पहला फर्स्ट टाइम व्हेन यू लुक एट दिस, थोड़ा समझ लो। f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव का रूल, x रेज टू n का डेरिवेटिव का रूल याद रखने से बेटर रहेगा f ऑफ x रेज टू n का रूल याद रखो, n इंटू एफ ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब सपोज सपोज मुझे x रेज टू n का डेरिवेटिव चाहिए। कंपेयर हु इज f ऑफ x। अरे इन दोनों कंपेयर करो ना, रेज टू एन दोनों में है। तो f ऑफ x कौन हुआ? x। रूल क्या है? n एफ ऑफ एक्स मतलब कौन? x रेज टू क्या? n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ किसका? डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का। लेकिन एफ ऑफ एक्स कौन था? तो dx क्या होगा? तो क्या बचेगा? n इंटू एक्स रेज टू। तो अब समझ में आया कि ऐसा हमने क्यों लिखा था, क्योंकि dx और dx हो गया था कैंसल। तो ये कंप्लीट ट्रूथ है, ये पार्शियल है। तो कभी भी पूरा का पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे x की जगह पे 4x लिख दिया तो गए, राइट? तो इसके लिए यू शुड रिमेंबर दिस, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n इज n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2x रेज टू 3 है। मुझे पता है कि मैं 2x रेज टू 3 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3 इंटू एक्स क्यूब मतलब 8x क्यूब। मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं डेरिवेटिव ऑफ 8x क्यूब को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट मतलब मैं 8 कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, फिर मैं x क्यूब का डेरिवेटिव लूंगा। x क्यूब मतलब x रेज टू n का फॉर्म आ गया। तो रूल क्या था? n कौन है? 3 ना, x रेज टू 3 माइनस 1, 8 इंटू 3 कितना? 24x स्क्वायर। हमको पता है ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर जो मैंने प्रॉपर्टी सीखा उससे भी करके देखते हैं। तो हमारे पास f ऑफ x कौन है? यहाँ पे कौन है? 2x और n कौन है हमारे पास? 3। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का रूल क्या था? f ऑफ x रेज टू n का रूल क्या था? n कौन है? 3। f ऑफ x कौन है? 2x रेज टू 3 माइनस 1 इंटू क्या था? किसका डेरिवेटिव? एफ ऑफ एक्स कौन है? करेक्ट। तो ये आ गया 3 इंटू 2x का स्क्वायर। अब कांस्टेंट इंटू x का रूल क्या है? कांस्टेंट बाहर, कौन बाहर? कांस्टेंट कौन है? तो 2 कहाँ पे? अंदर कौन बचा? dx क्या होगा? 3 इंटू 2 कितना? 2 का स्क्वायर कितना? 6 इंटू 4 कितना? और साथ में कौन है? x का 24x स्क्वायर। करेक्ट, राइट? तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। इट इज जस्ट कि आप सिंप्लीफाइड वर्जन कभी याद मत रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज किया तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। x रेज टू n ये बहुत स्पेसिफिक केस है, जब आपके पास डायरेक्टली
डायरेक्टली x रेज टू 8, x रेज टू 9, x रेज टू 6 ऐसा आया तब यूज होता है। थोड़ा सा भी मैंने चेंज किया तो गए, राइट। तो ये था पहला सिंपल फंक्शन। दूसरा कौन सा है, e रेज टू x। तो वहां पे भी यही रूल अप्लाई करो। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने ऐसा लिखा है नोट्स में, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x, करेक्ट, बराबर। थोड़ा सा चेंज, कंप्लीट ट्रुथ, सेम सेम। जहां पे x था वहां पे क्या लिखा, f ऑफ x। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x। तो रूल क्या है, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू x। तो e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू f ऑफ x। सिर्फ हर जगह पे साथ में इसको लिख देना, हो गया काम खत्म, डन डन। तो e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। करके देखो, करके देखो। e रेज टू x, व्हाट इज f ऑफ x? मैंने पूछा व्हाट इज f ऑफ x, ओनली x। रूल क्या है, e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज टू f ऑफ x, मतलब e रेज टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। लेकिन f ऑफ x कौन था, कैंसल कैंसल। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x कितना आया, राइट, करेक्ट। अब why it is so important, it is because इसके आगे मैंने और एक लिखा है, e रेज टू ax लिखा है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax, व्हाट इज f ऑफ x हियर, ax। रूल क्या है, e रेज टू f ऑफ x एज इट इज, मतलब e रेज टू ax इनटू डेरिवेटिव किसका, f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x, व्हाट इज a, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ जाता है, डेरिवेटिव के बाहर। तो a को बाहर लिखा मतलब यहां लिख दिया, बराबर। dx बाय dx कितना, कैंसल। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax, a e रेज टू ax। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 10x, 10 e रेज टू 10x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 5x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 15x, 15 e रेज टू 15x। तो सिंप्लीफाइड के जगह पे अगर वो फॉर्मेट याद रहा तो एक साथ बहुत सारे सॉल्व हो गए, राइट। तो याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x इज e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अगला फंक्शन कौन सा है, log ऑफ x ना। हाँ, अब वो log मतलब ln लिखा है, ln। तो वो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ln का मतलब क्या। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आई टेक अ स्टेप डाउन एंड आई टेक अ स्टेप अप। तो स्टेप डाउन और स्टेप अप एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस है, करेक्ट, राइट। सिमिलरली अभी ये लॉग कहाँ यूज होता है पहले वो समझ लो। डेरिवेटिव का रूल हम बाद में देखेंगे, पहले लॉग कहाँ समझता है वो देखो। सपोज मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, सपोज हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है और हमारे पास बहुत बड़े बड़े वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल पहला वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू 10 है, तीसरा वैल्यू 100 है, चौथा वैल्यू 1000 है, पांचवा वैल्यू 10,000 है, फिर 1 लाख आ गया, फिर 10 लाख आ गया, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ आ गया, राइट। ऐसा मुझे 1000 करोड़ तक चाहिए, 1000 करोड़। तो दो दो दिक्कत होगी, नंबर ऐसा अच्छा दिखता है क्या, ऐसा बड़े बड़े नंबर्स, राइट, इट लुक्स वेरी डर्टी। नंबर 2, आउट ऑफ स्केल जाएगा। हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है ना, आपको पता है ग्राफ पेपर पे यू हैव ओनली आई थिंक 20, राइट। तो 20 लाइंस आपके पास होते हैं, तो उसके ऊपर तो नहीं लिख सकते। तो हमारा प्राइमरी टास्क है इसको कंप्रेस करना, स्केल को छोटा करना। तो हम बोलते हैं काम करेंगे, हम लॉग करके समथिंग डिफाइन कर देंगे। हम बोल देंगे लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, इसको मान लेंगे 1। अभी इसको सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट समझो, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर मैथ्स का पार्ट है वो।
मैथ्स करने बैठे तो फिजिक्स रह जाएगा। लॉग ऑफ 100, 100 मतलब 10 स्क्वायर टू द बेस 10। अब ऐसा है, लॉग का और एक रूल है। लॉग का रूल ये है कि ए रेज टू बी जब आए ना, तो चुपचाप इस बी को आगे लिख दो, बस खत्म। इंडेक्स को उठाओ और लॉग के आगे लिख दो। इंडेक्स को उठाओ और लॉग के, तो इंडेक्स कौन है इधर? 2। तो लॉग 10 टू द बेस, लेकिन लॉग बेस 10 टू द बेस 10 कौन था? तो 2 into 1 कितना है? तो 2 into 1 is 1, 2। व्हाट इज लॉग ऑफ 1000? 1000 मतलब 10 raised to 3। ये क्या आएगा? 3 log 10 to the base 10 मतलब कितना? What will be log of 10 to the power 4? Log of 10 to the power 5? Log of 10 to the power 6? 7? ओके, मतलब क्या किया आपने? जहाँ 10 लिख रहे थे वहां 1 लिख रहे हो, जहाँ 100 लिख रहे थे वहां पे 2 लिख रहे हो, जहाँ पे 1000 था 10 raised to 3 था वहां पे आप 3 लिखोगे, जहाँ पे 10,000 था वहां पे आप 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6, 7, 8 सो ऑन सो फोर्थ। मतलब आपको अगर 10 लाख लिखना है तो 10 लाख लिखना है तो 6 लिख के खत्म करो। तो आपने स्केल को कंप्रेस कर लिया, करेक्ट, राइट। तो बहुत बड़े नंबर आप छोटे ग्राफ पेपर में ला सकते हो। तो लॉग मतलब क्या करना? स्केल को कंप्रेस करना। और एक्सपोनेंशियल करना मतलब उल्टा करना। एक्चुअली 1 था क्या? नहीं था। एक्चुअली क्या था पता है? ये 10 रेज टू 1 था। एक्चुअली पता है ये 2 क्या था? 10 रेज टू 2 था। ये क्या था पता है? ये क्या था पता है? 10 रेज टू मतलब एक्सपोनेंशियल। रेज टू का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल करना मतलब स्केल को एक्सपांड करना, और लॉग मतलब कंप्रेस करना। एक दूसरे के क्या है वो? मैं एक स्टेप नीचे गया, फिर एक स्टेप ऊपर आया, मतलब कहाँ पे आ गया? जहां था वहां पे आ गया। तो सपोज मेरे पास ई रेज टू एक्स है, ये कौन है? एक्सपोनेंशियल। इसका मैं लॉग लेता हूँ, लॉग मतलब कंप्रेस, ई मतलब एक्सपांड, तो क्या हो गया? दोनों कैंसिल। तो क्या आएगा पता है? नन। नन। What will be log of e raised to 10x? 10x. What will be log of e raised to 20x? 20x. यहाँ तक क्लियर? तो अगर यहाँ तक समझा है, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा मैं, डोंट वरी। अब दो टाइप के लॉग होते हैं। एक जो मैंने अभी अभी आपको बताया, बेस 10, लॉग टू द बेस 10। दूसरा लॉग होता है लॉग टू द बेस ई। ई की वैल्यू होती है 2.71। करेक्ट, दोनों लॉग है। सिर्फ एक में 10 बेस है, मतलब 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 3, 10 रेज टू 4। एक में बेस कौन है? ई रेज टू 1, ई रेज टू 2, ई रेज टू 3, ई रेज टू 4 है। दोनों के दोनों लॉग, दोनों कंप्रेस्ड स्केल्स है। सिर्फ एक का बेस कितना है, एक का कितना है? अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं? अब मैं सपोज मैं लिखते लिखते यहाँ पे बेस लिखना ही भूल गया, तो मेरे को क्या समझ में आएगा कौन सा बेस है? समझ में आएगा क्या? तो हम नोटेशन चेंज कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम ये जो लॉग टू द बेस ई है ना, इसको लिखते हैं एल एन। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। आपके लॉग बुक में दो लॉग अगर देखेंगे तो, एक है नेचुरल लॉग, एक है लॉग टू द बेस 10, राइट। तो जब कुछ नहीं लिखा हो बेस में, जब बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो कौन सा लॉग? एल एन, मतलब टू द बेस ई, राइट। तो जो मैंने वहां पे एल एन लिखा है वो कौन सा लॉग है? बेस ई, मतलब कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग। Okay, so we will stop at this point for today.